हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था कि एरेज के बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ एरेज पढ़ लिए थे। ठीक है, और उसके बारे में ये देख लिया था कि उसको किस तरह, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको डिक्लेरेशन करने का, और हमारा कंपाइलर है उसको किस तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कैसे सिंपल सा एक एरे का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर कि हमारे पे एक एरे है। ठीक है, उसके मुझे ओड एंड इवन कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करना है। मतलब मान लीजिए एक एरे है 1 2 3 4 से लेके 6 तक है, जैसे कि ये है अरे 1 2 3 4 6 ही सेव है। तो मुझे क्या करना है, जो पहले में वैल्यू थी वो दूसरे में, दूसरे में थी वो पहले में, तीसरी थी वो चौथे में, चौथी थी वो तीसरे में। इस तरीके से मुझे वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है। तो इसका प्रोग्राम क्या होगा? ठीक है, तो इसका प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे, प्रोग्राम कीवर्ड एंड प्रोग्राम नेम। ठीक है, इंटरचेंज हो गया, इम्प्लिसिट नन। ठीक है, उसके बाद में डिक्लेरेशंस आ गई, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हमें नीचे वो हम डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है ना, एरे है तो या तो इंटीजर कोमा डायमेंशन करके दे सकते थे, या फिर ए और ब्रैकेट में 10 लिख दिया, इसका मतलब उसके 10 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, एरे को रीड करवा लिया, यहाँ तक का काम हो गया। ठीक है, अब देखिए आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि A1 एंड A2 ये दो ही वैल्यूज हैं, मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक काम करता हूं, जो A1 या A2 में से किसी भी एक को उठा लेता हूं, A1 की वैल्यू को कहीं नए किसी वेरिएबल में सेव करवा के रख लेता हूं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी मतलब टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करवा के रख लेता हूं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू टेम्प में सेव होगी। अब A1 क्या होगा, A1 फ्री होगा, क्योंकि A1 की वैल्यू तो हमने कहीं रख ली है, तो A1 को खाली कर सकते हैं। इसका मतलब जो A2 की वैल्यू है वो A1 में डाल सकते हैं। ठीक है, अब A2 की वैल्यू A1 में डाल चुके, आधा काम हो गया। हमें इंटरचेंज करना है तो A2 की वैल्यू तो A1 में आ चुकी, अब A1 की वैल्यू A2 में आनी है, लेकिन A1 की वैल्यू कहाँ स्टोर कर रखी है हमने, टैम्प में, तो वो A2 में डाल देते हैं। तो बस इतना सा ही तो काम है। तो इस तरीके से इसमें लिख रखा है, देखिए कि टैम्प आई की वैल्यू i+1 में आ गई, कि 1 की 2 में। ठीक है ना, A1 की 2 में आ गई। अब A1 के बाद में डायरेक्ट लूप के अकॉर्डिंग कहाँ जाना है, अब हमें 3 पे। अब ऐसे नहीं करना, अगर आप यहाँ पर बिना इंक्रीमेंट के चलोगे तो उससे क्या होगा, A1 A2 की इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में A2 A3 की इंटरचेंज हो जाएगी, तो वो शुरू वाली वैल्यू लास्ट तक पहुंच जाएगी और आपका एग्जैक्ट इंटरचेंज नहीं होगा। ओड इवन वाली बात, ओड इवन के लिए यही होगा कि जो दो हैं उनको इंटरचेंज कर दिया, फिर अगले दो को, मतलब इंक्रीमेंट दो के साथ में हमें आगे बढ़ना है। जो यहाँ पर जो ये देखिए, ये जो दो स्पेसिफाई है ना, यहाँ पर ये जो दो स्पेसिफाई है, ये क्या शो कर रहा है कि इंक्रीमेंट कितने का। ठीक है, और ये इस तरीके से ही कर दिया कि एक की इसमें सेव करवा ली टैम्प में, और उसको यूज़ कर लिया, और उसको बाद में हमने प्रिंट करवा लिया, तो हमारी एरे क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके हम किसी भी एरे के कंपोनेंट्स को, ऑड इवन कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें पूछ ले कि जो पहला कंपोनेंट है वो चौथे में रखिए, चौथा पहले में, मतलब 3 3 के बाद में ऐसे चेंज करना, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा काम है, हमें एक पोलिनोमियल को इवेलुएट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर एक पोलिनोमियल को इवेलुएट करना है, लेकिन अभी आप देखिए पोलिनोमियल को इवेलुएट करने के लिए मान लीजिए n डिग्री की ही पोलिनोमियल है, तो अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है तो उससे क्या होगा, देखिए n टाइम्स तो एडिशन ही होगा, यहाँ पर n टाइम्स तो एडिशन होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम होगा, जैसे यहाँ पर एक बार हो रहा है, इससे अगली टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर n+1 टाइम्स हो रहा है। इस तरीके से आपका यहाँ पर, मतलब सॉरी, यहाँ पर n टाइम्स हो रहा है, तो यूँ मल्टीप्लिकेशन आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप हर बार उसको लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से लिखेंगे कि किसी लूप का यूज़ कर सकें हम इसमें, क्योंकि लूप का एग्जीक्यूट करवाना बहुत आसान होता है, लूप को लिखना आसान होता है, एग्जीक्यूट तो कंपाइलर करेगा। तो ये देखिए, ये एक जनरल पोलिनोमियल की इक्वेशन है, जनरल पोलिनोमियल है, सॉरी। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दिया कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिख लिया, बाकी में से x कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर जो बचा उसमें से कांस्टेंट को लिख दिया, फिर बाकी में से x कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से हमने इसको पूरे को लिख दिया। अब देखिए, अब इसकी अगर आप इसकी मतलब वो देखेंगे तो ये किस तरीके से है कि एक कांस्टेंट है प्लस x के साथ मल्टीप्लाई है, फिर कुछ है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे तो फिर कांस्टेंट है, x के साथ में मल्टीप्लाई है, कोई टर्म है अगले में भी, तो मतलब एज इट इज सेम तरीका मिल रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं लूप को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए इसका प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा।
यहाँ तक प्रोग्राम नेम इम्प्लिसिट नन, ठीक है। जो भी डिक्लेरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी वो डिक्लेरेशंस आ गई। और मान लीजिए कि ये 20 ऑर्डर की बात कर रहा है, तो मतलब मेरी डायमेंशन 0 से 20 हो गई, और ये हमारा एरे यहाँ पर डिक्लेयर हो गया, ठीक है ना। रीड नहीं हुआ अभी, डिक्लेयर हुआ, ठीक है। अब पॉलिनोमियल, पहले तो पॉलिनोमियल बतानी है कि कितने ऑर्डर की है, ठीक है ना, और एक्स की वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है, इवेलुएट करना है। तो यही है ना कि मान लीजिए कह दे कि एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स है, इसकी 2 पर वैल्यू इवेलुएट करो, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी ना। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का ऑर्डर और द वैल्यू ऑफ द पॉइंट एट विच द पॉलिनोमियल इज टू बी इवेलुएटेड, दोनों चाहिए, दोनों हमने रीड करवा लिए, ठीक है ना। अब जितना उसका ऑर्डर है, तो उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, उस n+1 होते हैं ना, अगर उसका ऑर्डर n है तो, क्योंकि ये कांस्टेंट भी होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 0 से काउंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो n तक ही पहुँचेंगे, जितना ऑर्डर है उतने तक। तो हमने क्या किया, अब जैसे हमें पता चल गया कि ठीक है यहाँ तक का हमारा काम हो चुका, अब मैंने क्या किया, एरे को रीड करवाऊंगा। तो रीड करवाने के लिए मैंने क्या किया, आई इज इक्वल्स टू 0 to n, सारे कंपोनेंट्स रीड हो गए। सिंपल सी बात है, 0 से लेके n तक तो सारे के सारे कोफिशिएंट रीड हो गए यहाँ पर हमारे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू ए एन, यहां पर देखिए पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, ए एन होगा, ठीक है ना, कि लास्ट लाइन है उसको पॉलिनोमियल में सेव करवा लिया, ठीक है ना, ए एन को, जो मान लीजिए कांस्टेंट टर्म को, सॉरी एक मिनट जी हाँ, ये देखिए यहां पर देखिए आप एग्जीक्यूटिंग किस हिसाब से होगा, ए एन को पहले सबसे ए एन को सेव करवाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए एन को एक्स के साथ में मल्टीप्लाई और ए एन प्लस 1 ऐड। फिर अगले में क्या करेंगे, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ए एन माइनस 2 ऐड। फिर अगले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ए एन माइनस 3 ऐड, और एंड सो ऑन, ये सारी टर्म को एक्स के साथ मल्टीप्लाई और ए नोट ऐड, ठीक है ना। यही समझिए, यहाँ पर मेन बस इतना सा ही समझने का है कि अगर आप समझ रहे हो कि पहले कि हम कांस्टेंट को सेव करवा लेते हैं, तो कांस्टेंट को सेव करवाने से बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है, ए एन है, वो चाहिए, ठीक है ना। उसको एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस करेंगे इससे लोअर डिग्री का, ठीक है। फिर लूप यूज़ कर देंगे, तो फिर ये वाला टर्म पॉलिनोमियल में सेव करवा दिया, तो नेक्स्ट टाइम ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए एन माइनस 2 सेव हो जाएगा, ए एन माइनस 2 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जब पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल इवेलुएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कर लिया, पॉलिनोमियल ए एन में सेव करवा लिया, डू आई 1 to n, और इंक्रीमेंट इस बार -1 का आया, तो आई n से 1 आया, ना कि 1 to n, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट से लोअर की तरफ आना है, ठीक है। पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुकी, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को किस तरीके से करना है, यही है कि लूप यूज़ करने के बाद में एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करो जो कुछ भी पॉलिनोमियल में सेव है, और उससे जस्ट पहले वाला कोफिशिएंट ऐड कर दो। फिर जो नया आएगा उसमें भी सेम एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करो, जस्ट पहले वाला कोफिशिएंट ऐड कर दो, तो बस, तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से जब हम लूप से बाहर निकलेंगे, तो मेरी जो पॉलिनोमियल है वो एज इट इज़, जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की एट द पॉइंट एक्स, उससे वो मेरी किस में स्टोर हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो मैंने एक्स प्रिंट करवा लिया, पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉलिनोमियल में थी वो प्रिंट करवा ली। तो इस तरीके से हमारा एक पॉलिनोमियल भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलिए, वरना रुकिए, हम आज तो यही पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल सब्सक्रिप्ट्स का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ और है, इसको और हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है, इन एग्जाम्पल 10.4 वी अज्यूम दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोफिशिएंट इज 20। हमने माना था मैक्सिमम नंबर 20 है, ठीक है। तो उसलिए हमने उसका डायमेंशन क्या दिया था, 0 से, इसलिए हमने उसका डायमेंशन क्या दिया था, 0 से 20 तक। इफ द ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन 20 देन द प्रोग्राम विल वर्क, ठीक है ना। कि अगर इसका देखिए डायमेंशन का तो आपको पता ही है कि 0 से n तक दे दिया अगर, तो n या n से कम वालों तक तो उसको रीड कर लेगा, क्योंकि बाकी जो ब्लॉक नहीं भरेंगे वो खाली रह जाएंगे। लेकिन अगर n से ज़्यादा कोफिशिएंट रीड करवाओगे तो आपका एरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे क्या करें, वी नाउ एक्सप्लेन द प्रोग्राम। फर्स्ट डू लूप रीड्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द सेकंड डू लूप इज ट्रेस्ड इन टेबल 10.1, ठीक है। ये इस तरीके से बता रहा है, देखिए उसको जो इसको समझ में नहीं आया वहाँ पर, वो यहाँ से समझ में आएगा बिल्कुल, कि जो पहली जो लूप वहाँ पर यूज़ कर रखी है उसमें तो सिर्फ पॉलिनोमियल को रीड कर रखा है, ठीक है।
कोफिशिएंट्स को। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि इनिशियलाइजेशन कर रहा है कि nth टर्म को यूज कर लिया, ठीक है। और अब i n से 1 है, ना कि 1 से n। i n से 1 है तो जब n i की वैल्यू n होगी, i की वैल्यू जब n होगी तो क्या होगा, इसके साथ में हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ में मल्टीप्लाई और एक इससे जस्ट पहले वाली टर्म ऐड, ठीक है। अब जब i की वैल्यू n-1 होगी तो ये जो वैल्यू जो यहाँ पर जो वैल्यू आ चुकी है, अब ये पोली में स्टोर हो चुकी है ना, पोली नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये स्टोर हो चुकी, तो अब इस वैल्यू को ये जो ये यहाँ पे लिख रखी है देखो यहाँ तक, इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई और अगले वाली ऐड एंड सो ऑन। जब i की वैल्यू 1 तक पहुँचेगी तो ऐसे करते हुए हम पूरी की पूरी पोलिनोमियल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये लिखा कि ऑब्जर्व दैट द इंडेक्स स्टार्ट विद एन एंड डिक्रीमेंट एट द एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्रीमेंट हो चुका है। तो डू लूप के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है, हमारा कंपाइलर अपने आप पूरी पोलिनोमियल को रीड कर लेगा, ठीक है। It is desirable to write a general program to evaluate polynomials. It would have been nice to declare that an array with dimension 0 to n, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो हमने क्या यूज़ कर रखा है, 0 से 20, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन अगर कोई ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसने कहा है कि आप पोलिनोमियल को जनरल प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप 0 से n डिक्लेयर कर दो। डायमेंशन जब उसकी एरे की डायमेंशन बताओ तो 0 से n बता दो, ठीक है। तो इसका मतलब n ऑर्डर है तो 0 से लेके n तक के कोफिशिएंट सारे उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं फोर्ट्रान 90 के अंदर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।